ओनली एश्योरिटी टू अ गुड रिलेशनशिप इज गुड अपॉर्चुनिटी। यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध रखेगा, ये इस आधार पर डिसाइड होगा कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दूसरे के लिए हैं। तो इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट कैसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट हम कहते किसको हैं? इस मैप में जो आपको एक कलरफुल पार्ट दिख रहा है, इसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं और इसी को वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। आप कहेंगे नाम पड़ा कैसे? एक्चुअली अगर आप मैप पर देखेंगे तो इधर हम वेस्ट कहते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट हो गया। अब ईस्ट के मिडिल में हुआ मिडिल ईस्ट। इसी वजह से फार ईस्ट में किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ईस्ट चाइना सी, जापान, ताइवान, सेनकाकू, डियायू आइलैंड्स, तो वो हो गया फार ईस्ट, ये हो गया मिडिल ईस्ट। क्लियर है आपको? चलिए, अब क्या वही अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? एनर्जी। ये तो सबको पता है कि मिडिल ईस्ट के पैसा जो बनाया उन्होंने, तो उसका बेसिस क्या था? एनर्जी था। और हर एक इकोनॉमी को अगर ग्रो होना है तो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए। तो एनर्जी साथ में इन्वेस्टमेंट, इनके पास इतना पैसा आया, अब उसको खर्च कहाँ करेंगे? तो ऐसे में दे इन्वेस्टेड। आज आप दुनिया की कुछ जो बड़ी कंपनीज को जानते हो, अमेजन है, ये ट्विटर है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा, जिसको एक्स कर दिया गया है। तो शुरुआती दिनों में इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया वो कहीं सारे जो मिडिल ईस्ट के शेख थे उनका पैसा लगा हुआ है। ऐसे ही यूरोप में जो आप फीफा की एक फैन फॉलोइंग देखते हैं, तो ऐसे में जो फुटबॉल क्लब्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा मतलब कंपनीज की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, हर जगह मिडिल ईस्ट से पैसा गया हुआ है। तो भाई अगर इंडिया को, मेक इन इंडिया को पुश करना है तो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन हमें भी चाहिए, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, मतलब आप कह सकते हैं कि भारत रेमिटेंसेज में अगर देखें तो अमंग टॉप है, यानी कि भारत के लोग बड़ी मात्रा में मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, घर पर पैसा भेजते हैं। तो ऐसे में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बूस्ट करने में ये मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर आपका रूट, यानी कि अगर इंडिया को ट्रेड करना है तो भाई इस रूट के थ्रू ट्रेड करना होगा, जैसे स्वेज वाला रूट हो गया। और अभी आपको याद हो G20 के दौरान आईमेक का जिक्र किया गया था, मैं उसका भी जिक्र करूंगा और क्या चल रहा है उसमें, इस पर भी बात आई। कहा गया था कि अगर आईमेक बन जाता, क्योंकि अभी तो रुकावटें लग गई हैं ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया का सपना है, इकोनॉमी को फर्दर पुश करने का सपना, जॉब क्रिएशन का सपना, वो जल्दी पूरा होता, मतलब फर्दर पुश मिलता। अब ज़रा इंसिडेंट देखिए आप, इराक एंड ईरान वॉर, इराक ईरान वॉर, अब वो चलता रहा सालों तक। अब इस बीच इराक को पैसों की ज़रूरत थी, तो इराक ने सऊदी और कुवैत से उधार लिया। सद्दाम हुसैन की वहाँ पर सरकार होती थी। अब सऊदी और जो आपका कुवैत है, उन्होंने कहा हमें अपना पैसा वापस चाहिए। सद्दाम हुसैन ने कहा यार देखो, वॉर एक तरीके से इनकंक्लूसिव रहा, कुछ बड़ा फ़ायदा नहीं हो पाया, तो यू हैव टू वेट। अब इराक भी भाई ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, पैसा कमाता है, तो एश्योरिटी थी सऊदी और कुवैत को भी कि पैसा दे देगा। बट कुवैत ने कहा नहीं, वी वांट आवर फंड्स बैक ऑन प्रायोरिटी। तो इराक को लगा कि यार ये तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, और कुवैत ऑयल रिच भी है। तो फिर फाइनली इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर इराक के खिलाफ सैंक्शंस, स्टेटमेंट्स, स्टैंड्स लिए गए। अब इंडिया की तरफ दुनिया देखने लग गई कि इंडिया भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ स्टैंड लेगा, लेकिन इंडिया ने नहीं लिया। उसका क्या कारण बताया गया? एक तो ऑयल का इंपोर्ट भी है, लेकिन एक बड़ा रीज़न था 1 लाख भारतीय जो इराक में काम करते थे। तो अगर सुरक्षित उनको यहाँ पर लाना है, क्योंकि भाई वॉर चल रहा है, तो ऐसे में सद्दाम हुसैन की सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो यानी कि जो लोग आपके देश के वहाँ पर रहते हैं, तो वो प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट में काउंट होता है। नेशनल इंटरेस्ट कई तरह के होते हैं, राष्ट्रहित कई तरह का होता है, लेकिन दुनिया भर में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा किसी भी देश की ताकत को शो करता है। अब एनर्जी पर हमारा डिपेंडेंस है, तो देखिए 75% के 75% से ज़्यादा बल्कि हम इंपोर्ट करते हैं, ऐसी 55% ज़्यादा हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। लगभग आधा इसमें से मिडिल ईस्ट में आता है। लेकिन अगर मैं 2021 से 2024 का आपको ट्रेंड बताऊं, तो 61% से घटकर अभी जो 2024 अभी चल रहा है, तो जो अगस्त का डेटा है उसके ट्रेंड के हिसाब से लग रहा है कि 44.6% के आसपास। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट पर हमारी ऑयल एनर्जी मतलब नेचुरल गैस की, वो कुछ डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। तो यानी कि इंडिया
डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी कि अपनी डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट पर बनाए रखना नहीं चाहता। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा हम कर रहे हैं। हिस्ट्री में चलते हैं, मिडिल ईस्टर्न नेशंस मेजरली मुस्लिम नेशंस, तो अब हम क्या चाहते थे कि भाई पाकिस्तान इसका इस्तेमाल ना करे, कि भाई देखो पाकिस्तान इज मुस्लिम नेशन, मिडिल ईस्ट को साथ लेकर आ जाए, गल्फ को साथ लेकर आ जाए और इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में स्टैंड ले। लेकिन बात 1947 में केवल मुस्लिम कॉम्बिनेशन की नहीं थी। मिडिल ईस्टर्न नेशंस इन स्टार्टिंग दे वर फेवरिंग इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान का रुख क्या होगा, पाकिस्तान क्या एक नया मुस्लिम राइवल बनकर निकलेगा इनके आसपास, तो ऐसा उनको लग रहा था। तो पाकिस्तान को हमें डिक्लाइन रखना था इन दिस जियोपॉलिटिक्स गेम। कश्मीर वाले इशू पर हम चाहते थे कि मिडिल ईस्टर्न नेशंस हमारे साथ रहें। इस वजह से मतलब जैसे हमारे रिलेशन स्टार्ट हुए 47 ऑनवर्ड्स, हमने मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस को समझा। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि भाई 1991 तक ये कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए यूएसआर, और मिडिल ईस्ट के नेशन देख रहे थे यार पाकिस्तान तुम तो खुलेआम यूएसए के साथ हो। सेंटो का पार्ट पाकिस्तान बन गया था, जो कि यूएसए का एक अलायंस था टू काउंटर कम्युनिज्म हियर। तो हम चाहते थे कि मिडिल ईस्ट, देखो आप भी नहीं चाहते ना कि यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन बने आपका, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 आपने दोनों देख चुके हैं। अब 1938 वाला वो पीरियड था जो सऊदी अरब को अब दिखाता कि यार हमारे यहाँ ऑयल के इतने रिजर्व्स हैं, और 38 के बाद 39 से 45 तक चलता रहा वर्ल्ड वॉर 2। तो भाई साहब 47 तो मौका था सऊदी जैसे देश के लिए कि यार चलो अब पैसा कमाएंगे। अब 45 ऑनवर्ड्स क्या वो चाहता कि फर्दर किसी वॉर जोन के बीच में आ जाए? तो ऐसे में इंडिया को लगा कि ठीक है, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में ये अरब नेशंस भी नहीं आना चाहते, तो ठीक है इस बेस पर हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो सकता है। इसके अलावा रीजनल प्लेयर्स थे ये, तो भाई रीजनल प्लेयर्स के साथ अब अपना रिलेशन स्ट्रांग रखेंगे तो उनके पैसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट का भी कर सकते हैं। यही मैं आपको बात बता रहा था कि 47 में मिडिल ईस्ट के हिसाब से इंडिया फेवरेबल था, पाकिस्तान नहीं। लेकिन कहानी बदलती रहती है। उस टाइम पर इंडिया ने सोचा कि चलो इजिप्ट को अपने साथ रखते हैं। आप कहेंगे इजिप्ट, वो तो अफ्रीका, अरे मिडिल ईस्टर्न में ही आता है ना ये वाला रीजन। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था। तो इजिप्ट अरब, यानी कि वो अरब नेशनलिज्म की बात कर रहा था। वहाँ पर लीडर थे नासिर। अब नसर के साथ तो ऐसा मान लीजिए कि इंडिया की रब ने बना दी जोड़ी वाली बात थी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि नासिर जो थे वो सेक्युलर थे और इंडिया सेक्युलर था। एंटी इंपीरियलिस्ट थे, यानी कि जो वेस्टर्न ताकत गुलाम बनाती हैं, इसके खिलाफ नासिर भी खड़े थे, हम भी खड़े थे। एंटी पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे। अच्छा यार ये यूएसए के हिसाब से काम कर रहा है, रेडिकलाइजेशन पर काम कर रहा है, एंटी रेडिकल थे। तो एक तरीके से ये 4 कारणों की वजह से भाई इजिप्ट तो हमारे साथ था। अब आप कहेंगे इजिप्ट के साथ होने से क्या होगा? क्योंकि नासिर एक प्रोमिनेंट लीडर थे, नैम का एक इंपॉर्टेंट पिलर थे, और नैम में तो भाई इंडिया प्रोमिनेंट लीडर था, राइट। तो हमें लगा कि ठीक है, नासिर के थ्रू जो अरब नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, सभी अरब नेशंस को एक साथ होने की बात कर रहे, तो ठीक है अगर हमने इजिप्ट के साथ रिलेशन अच्छे बना लिए तो बाकी अरब नेशंस के साथ भी रिश्ते हो जाएंगे। इनकी एक अरब लीग भी थी जिसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर इजिप्ट हुआ करता था। वो अलग बात है कि 1967 के योम किप्पुर वॉर, यानी कि जो इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसमें इजिप्ट की ना ज़मीन चली गई थी, ये सिनाई पेनिनसुला वाली। तो उसके बाद इजिप्ट को लगा कि यार ये तो सिनाई पेनिनसुला चला गया हमारा, फिर तो यार ये सुएज कैनाल से जो पैसा कमाते थे उस पर भी इशू बन जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं, यूएसए से कहते हैं हमारा मीडिएशन करा दो। यूएसए ने मीडिएशन कराया, और कार्टर उस टाइम पर यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और जो अकॉर्ड साइन हुआ वो था कैंप डेविड अकॉर्ड। जब कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ तो अब इजिप्ट से कहा कि तुम रिकॉग्नाइज करते हो कि नहीं करते हो इजराइल को? उन्होंने कहा जी कर लेते हैं रिकॉग्नाइज। तो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अब अरब नेशंस ने कहा भाई तुम किस बात के अरब हुए? इजिप्ट तुम कह रहे थे अरब नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, और अरब तो इजराइल के खिलाफ हैं, और तुम समझौता करके बैठ गए, चलो दफा हो जाओ। तो उनको अरब लीग से बाहर निकाल दिया। हालांकि 10 साल लगे, उसके बाद फिर वो दोबारा से अरब लीग का पार्ट बन गए। लेकिन वो जो समय था वो ऐसा था कि भाई अरब नेशंस के साथ लाने के लिए चलो हमने अपनी बेट रखी है इजिप्ट पर, इजिप्ट के थ्रू हम अरब के साथ रिलेशनशिप को मैनेज कर लेंगे। यहाँ इजिप्ट ही बाहर हो गया, एक वो वाला टाइम भी आया। खैर, लेकिन इजिप्ट तो सेक्युलर चल रहा था अंडर नासिर, लेकिन सऊदी और ईरान तो देखिए ना, ये तो कंजर्वेटिव थे, यहाँ पर रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट देने की बात चल रही थी। तो इंडिया और इसमें रहा गैप, और यही गैप फिर ऐसे बदला, यानी कि ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और यूएई भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। समझ रहे हैं? 1965 वॉर में ईरान का सपोर्ट मिल रहा है, 70s में सऊदी का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो यानी कि हमारे लिए तो ये अच्छी बात नहीं थी।
फाइनली 1970 में नासिर एक्सपायर हो गए और उसके बाद फिर इंडिया का जो ऑप्शन था वो कौन बचा? भाई जिसके थ्रू आप अरब नेशंस के साथ बेटर रिलेशन करना चाह रहे थे वो तो गए। अब नई लीडरशिप आ रही है, वो प्रो इंडिया नहीं है, तो अब हमें अरब्स को उनके सेंटिमेंट के हिसाब से मैनेज करना होगा। उनका सेंटिमेंट था प्रो पैलेस्टाइन सेंटिमेंट, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम भी प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रखेंगे। हालांकि आज़ादी के समय पर भी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी ने प्रो पैलेस्टाइन स्टेटमेंट दी थी। वो इस वजह से दी थी क्योंकि उनके हिसाब से जहाँ पर ये आज इजराइल है वहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते थे और इस देश का क्रिएशन जो है वो ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल पावर्स ने मिलकर करा था। तो वो इसको इस तरीके से देखते थे, ये एक तरीके से इम्पेरियलिस्ट एलिमेंट है, ये बाहर से जो कॉलोनियल पावर है वो इस देश के लोगों का भविष्य तय कर रही हैं, तो इस एंगल से वो इसके खिलाफ स्टैंड ले रहे थे। लेकिन इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड था वो जब ये 1970 में ये एक्सपायर हो गए तो उसके बाद इंडिया ने मतलब ऑफिशियल सेंटिमेंट्स को भी शो करना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में दिखाया, फिर कुछ नहीं करा, फिर शो करना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से देखिए 1992 तक हमने इजराइल को फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं दिया था, जबकि इजराइल 1965, 1971 के वॉर में हमें डिफेंस सपोर्ट दे रहा था, मतलब हम खरीद रहे थे, तो हमें हमारे लिए तो अच्छा था। लेकिन फिर भी हम इजराइल को कह रहे थे देखो फुल डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं देंगे। रिकॉग्नाइज तो हमने इजराइल को 1950 में ही कर लिया था, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस यानी कि आप और हमारे जो डिप्लोमेट्स होंगे, एम्बेसी आपकी वहाँ पर होगी, हमारी यहाँ पर होगी, तो वो एक्सचेंज राइट। उससे पहले क्या करा हुआ था, कल्चरल सेंटर्स के नाम पर रिलेशनशिप्स को मैनेज किया जा रहा था। तो हमने ऐसा क्यों किया? हमने सोचा अगर इजराइल को हम फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं देंगे तो ये सऊदी, ईरान, बाकी मिडिल ईस्टर्न नेशंस ये कम से कम इंडिया के सेंटिमेंट को भी समझेंगे, पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट नहीं करेंगे, कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये माने? नहीं माने। ये देखिए नहीं माने ना, तो फिर हमारे पास चारा क्या रहा? हमने कहा इजराइल आइए आपके साथ पूरी तरीके से दोस्ती निभाएंगे। तो 1992 में हमने इजराइल को फुल फ्लैश डिप्लोमेटिक पार्टनर का स्टेटस दे दिया। इससे पहले एक और वाकया था, ये सोवियत वाला। 1979 में जैसे ही यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान को, तो समझ लीजिए यूएसए के लिए, सऊदी के लिए पाकिस्तान हो गया खास। क्यों? पाकिस्तान में ऐसी क्या खासियत थी? उसकी लोकेशन, पाकिस्तान का बॉर्डर कनेक्टेड है अफगानिस्तान के साथ। तो ऐसे में यूएसए को अगर सोवियत को पुशबैक करना है तो पाकिस्तान में हथियार, पैसा, ये सब प्रोवाइड किया गया। एक तरीके से पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई की तो मतलब चमक गए, वो तो मतलब बड़ी पावर बन गए। आईएसआई के पास इतना पैसा, इतना पावर कभी था ही नहीं, जिसको उसने फिर इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल करा। तो ये इंडिया के खिलाफ जा रहा था। अब आज के ट्रेंड की बात करें तो देखिए ईरान चाइना के फेवर में कई प्रोजेक्ट्स दे रहा है, जो पहले इंडिया के साथ बातचीत चल रही थी, रीनेगोशिएट कर रहा है इंडिया के साथ डील, प्लस जो ऑयल सप्लाई वो हमें दे रहा है, तो उसके बिहाफ पर नेगोशिएशन का एक पॉइंट जो सिग्नलिंग है वो है कि जो सैंक्शंस ईरान के खिलाफ लगे हुए हैं, तो चाहता है कि IAEA के सामने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो हम इंडिया जो है ईरान के सपोर्ट में स्टैंड ले। तो दिस इज़ व्हाट ईरान इज़ एक्सपेक्टिंग। हमने भी अपना फेज्ड मैनर में जो ऑयल का इंपोर्ट है वो कुछ ईरान से कम किया, लेकिन ईरान हमारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया के साथ हमें पार्टनरशिप करनी है तो ईरान का छबहार पोर्ट इज़ ए स्ट्रेटेजिक पोर्ट फॉर अस, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू तो रीच आउट कर नहीं सकते। नहीं तो तापी पाइपलाइन पहले से था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसका आइडिया था, बट नहीं हो पा रहा भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो चलो भाई, ईरान इज़ द रूट, INSTC का रूट है, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी छाबार क्रूशियल है। अभी उसका जिक्र आगे आने वाला है। नाउ डायनेमिक्स इन एनर्जी डिपेंडेंस, ये तो हमें पता है कि भाई देखो मिडिल ईस्ट क्रूशियल है एनर्जी डिपेंडेंस के लिए, लेकिन ये देखिए डेटा आपको बता दें, 2021 का डेटा 61% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट, और यहाँ पर 2024 का जो अगस्त तक का डेटा है दैट इज 44.6% का प्रिडिक्शन कर रहा है वो फिस्कल का। देखते हैं अब क्या होगा। अब आप कहेंगे कि सर ट्रस्ट वाली बात कैसे आ गई, वाई इंडिया कैन नॉट ट्रस्ट फुल्ली मिडिल ईस्ट। देखिए ट्रस्ट पे तो चलता ही नहीं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो तो इक्वेशन पे चलता है। अब जैसे सऊदी ओपेक प्लस के थ्रू, जिसमें रशिया भी है, सऊदी ने ऑयल आउटपुट को कम किया है। अगर क्रूड ऑयल आउटपुट को जैसे 5.86 ये देखिए मिलियन BPD बैरल्स पर डे अगर वो डिक्रीज कर रहा है, तो मार्केट में अगर सप्लाई होगी कम और डिमांड बनी हुई है तो ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे। और अगर ये ऑयल प्राइस बढ़ गए, जो कि बढ़ ही रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी है। तो ऐसे में हमें उसके बदले इंटरनेशनल करेंसी देनी पड़ती है। तो एक तरीके से हम पर नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? हमारा रुपया भी कमज़ोर होगा,
और अगर महंगा हम ऑयल लेंगे तो मुझे बताओ ऑयल से यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी कि नहीं होगी, तो यानी कि महंगाई बढ़ेगी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट। और इनका क्लियर कट कहना है जो इनके एनर्जी मिनिस्टर हैं कि देखिए हमें तो जो हम कर रहे हैं वो एक तरीके से डिमांड सप्लाई को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर किस ले रहे हैं, जिससे कि जितना प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उससे इन्हें प्रॉफिट हो। प्लस ये रीजन कॉन्फ्लिक्ट में है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ ईरान यहाँ सऊदी और ईरान के रिलेशन अगर अच्छे नहीं हैं तो ऐसे में ये वाला स्ट्रेट जहाँ से ऑयल की सप्लाई होकर जाती है, नेचुरल गैस की सप्लाई होकर जाती है, तो भाई साहब अगर ये सप्लाई हैम्पर हो गई तो आपको नहीं लगता इंडिया के इंपोर्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को ग्रेजुअली अपनी मिडिल ईस्ट पर एनर्जी के डिपेंडेंस को कम करना चाहिए और वो क्रूड ऑयल हम दुनिया के अलग देशों से सोर्स करें, ये करना चाहिए। प्लस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना चाहिए जिससे कि हम एनर्जी रिसोर्सेज अपने यहाँ पर फोकस करें, अल्टरनेटिव पर फोकस करें। इन्वेस्टमेंट कॉन्ड्रम, अब देखिए सऊदी से हम इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, जैसे ये कुछ टाइप्स है हमारे एडनॉक, सऊदी अरमको, इनके बीच में जॉइंट वेंचर हुआ सबेक, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं बेंगलोर में सेंटर $100 मिलियन। लेकिन अभी जो विजन 2030 जो सऊदी का विजन है, तो सऊदी अब इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, यानी कि जितना हम अपॉर्चुनिटी देख रहे थे सऊदी में इन्वेस्टमेंट की, तो हो सकता है हमें उतनी ना देखनी चाहिए क्योंकि उसको $100 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो तो खुद अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि नियोम प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा है, जो उसका जो आपका वेस्टर्न वाला पार्ट है उस पर फोकस कर रहा है, उसको डेवलप करने पर। तो दैट इज़ व्हाट सऊदी इज़ डूइंग। और इंडिया का जो गल्फ में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया भी इन्वेस्ट करता है, तो उसमें भी देखिए लगभग 50% का डिक्लाइन आप देखेंगे इस पीरियड में। देखिए 2013 से 17 तक $10 बिलियन और फिर 18 से 22 तक $5 बिलियन। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई ये जो इंस्टेबिलिटी की इक्वेशन सॉल्व होके ही नहीं दे रही, डिस्पाइट सो मच अटेम्प्ट ऑफ होप, अब्राहम अकॉर्ड, तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी सोच रहे हैं कि यार इसमें पैसा लगाकर अपने रिस्क को बढ़ाना नहीं है हमें। ट्रेड डिसरप्शन, अब स्वेज कैनाल क्राइसिस, आपको पता है कि एक तो कोल्ड वॉर के दौरान था, एक अब हो रहा है, अब चाहे उसको स्वेज कैनाल ना कहिए, लेकिन हूथी रेबल्स क्राइसिस तो वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए $200 बिलियन के आसपास का लगभग पर ईयर का इंडिया का एक्सपोर्ट है वाया स्वेज कैनाल। एक्सपोर्ट समझ रहे हैं ना, यानी कि जब तक हम आसानी से एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, हमारा सामान बिकेगा नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर जॉब्स कैसे होंगे। तो यानी कि ये एक्सपोर्ट आसानी से चलता रहे, उसके लिए भारतीयों की नौकरी उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसको नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कर रहा है, हूथी रेबल्स कर रहे हैं। और हूथी रेबल्स को सपोर्ट कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। तो देखिए जैसे ये एग्जांपल देता हूं आपको, यमन रेबल ग्रुप हूथी, तो इन्होंने लास्ट नवंबर में इंडिया के उसको उन्होंने कहा कि ये इजराइल से कनेक्टेड है और उस पर अटैक कर दिया। एक और पनामा का फ्लैग लगा हुआ था, उसमें 22 इंडियंस थे, उस पर अटैक कर दिया। तो जब इंडियन शिप्स पर अटैक की बात आती है तो क्या ईरान हूथी रेबल्स को कहता है कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, चलो आप हूथी रेबल्स इस पर अटैक ना करो? नहीं कहता, ऐसे जेस्चर्स नहीं देखे जा रहे। तो हाउ कैन वी ट्रस्ट हियर? अगर आईमेक बन जाता, जो कि 7 अक्टूबर को इस सपने को धराशायी करने में कुछ कमी नहीं छोड़ी हमास ने, क्योंकि G20 में तो कह दिया था ये बनेगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर ये बन जाए तो देखिए टोटल जो टाइम की कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक जो हमें ट्रेड करना पड़ता है, करीब 40% तो टाइम कम हो जाएगा और 30% कॉस्ट कम हो जाएगी। और टाइम और कॉस्ट कम होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंडिया और इस रीजन में जो ट्रेड है वो एक्सपेंड होगा, और ट्रेड एक्सपेंड होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, जॉब्स भी मिलेंगी, अदर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, इंडिया के पास पैसा भी आएगा, भारत सरकार की डेवलपमेंट करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सब कुछ ये इस अपॉर्चुनिटी पे कनेक्टेड है, इस रूट की अगर हम बात करें। लेकिन 7 अक्टूबर को जैसे हमास ने अटैक किया, उसके बाद से इस रूट पर अब बात नहीं हो रही है, स्लो हो गया है जहाँ पर भी काम हो रहा है, एक तो वेस्टर्न फ्रंट पे और एक ईस्टर्न फ्रंट पे, लेकिन वो स्लो हो गया है। तो एक टेम्पररी पॉज लग गया इस एरिया पर। अब ये रीज़न क्या इसमें ईरान का कुछ फ़ायदा है? ये सोचने वाली बात है। आप कहेंगे सर फ़ायदा तो हो सकता है क्योंकि हमास इज सपोर्टेड बाय ईरान, लेकिन मैं इसके कुछ और पहलू को आपको बताता हूँ। एक टाइम पर ये जो सीरिया आप देख रहे हैं ना, इट वॉज कंसिडर्ड एज क्रेडल ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। डेमस्कस जो है सीरिया कैपिटल, इट वॉज कंसिडर्ड एज रिचेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीरिया कनेक्टेड था उस रूट से जिस रूट से होता था ट्रेड। जहां पर आज ईरान है, पर्शिया हम बोलते थे, पर्शिया भी सिविलाइजेशनली और
और मेटेरियली भी रिच होता था। उसका एक रीज़न क्या था? क्योंकि ईरान की लोकेशन ऐसी थी, अगर ईस्ट और वेस्ट में ट्रेड होगा तो ईरान से होकर ट्रेड जाएगा। लेकिन अगर आईमेक बन जाता है तो आपको नहीं लगता कि जो ईरान का सपना है कि जी आईएनएसटीसी बना लो, मेरे से होकर ले जाओ रूट को और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक, वहीं से यूरोप में होता रहेगा ट्रेड, तो यूएस ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। ईरान तुम हमारे हिसाब से चल नहीं रहे हो, रशिया हमारे हिसाब से चलता नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं, हम आईमेक पर फोकस करते हैं। मिडिल ईस्ट के अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, जॉर्डन के साथ, सऊदी के साथ, इजराइल के साथ, और इस रूट को बनाएंगे, सबका डेवलपमेंट होगा। तो ईरान इज़ लाइक यार मतलब मुझे बाईपास कर दोगे, तो अगर मुझे बाईपास करा तो आगे के आने वाले 50, 60, 70 साल तो मतलब वहाँ पर जो इतनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ईरान को मिल सकती थी, ईरान ताकतवर बन सकता था, वो ताकत कहाँ, वो तो भाई सब फुर हो जाएगी, वो अपॉर्चुनिटी तो चली जाएगी। तो यानी कि जो आप देखते हैं ना, रिलीजन का वॉर है जी, सेंटिमेंट का वॉर है जी, ये जियोपॉलिटिक्स का वॉर भी है, ये पैसे का वॉर भी है, ये कैलकुलेशन भी है। मिडिल ईस्ट सपोर्ट्स रेडिकलिज्म, एक ये आरोप लगता है, जैसे ये एक मलयालम जर्नलिस्ट हैं एमपी बशीर, इनका कहना है कि मिडिल ईस्ट के कई यूनिवर्सिटीज़ विच आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो फंडिंग सम एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया टू पुट सम रेडिकल एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी, रेडिकल इस्लाम, जैसे पीएफआई। जैसा आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने क्रैकडाउन में 150 से ज़्यादा पीएफआई के एजेंट को गिरफ्तार किया। कहा गया कि इनका लिंक आईएसआई अलकायदा से बताया जाता है। तो ऐसा अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल है या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है और भारत में उनको फंड कर रही हैं मिडिल ईस्ट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, तो भाई साहब यानी कि मिडिल ईस्ट ने क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे अपने यहाँ पर जो फंड कर रही हैं क्या उस पर कुछ एक्शन लिया? नहीं। तो ये क्या शो करता है? इसके पीछे भी एक जियोपॉलिटिकल एंगल है। आप कहेंगे इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ। सऊदी को जाना जाता है वहाबिज्म को एक्सपेंड करने के लिए। वहाबिज्म एक खास एक यू कैन से सेगमेंट है जब हम इस्लाम की बात करते हैं। जैसे अब्दुल अल वहाब वहाँ से निकला, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, और उनका मानना था कि यू हैव टू ब्रिंग प्योरिटी ऑफ इस्लाम। दिस इज एक्चुअली अ कंजर्वेटिव और यू कैन से ऑर्थोडॉक्स ट्रेंड ऑफ इस्लाम। तो सऊदी को इससे क्या फ़ायदा होगा? सऊदी वॉन्ट्स टू रिमेन द सेंटर और यू कैन से द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, एंड फॉर दैट Wahhabism, Salafi ideology, it is just a tool to actually have that power in your hand. क्योंकि इसको चैलेंज करने के लिए कौन बैठा है? टर्की बैठा है अगेंस्ट सुन्नी, या फिर शिया पावर जो ईरान है वो बैठा है। तो ऐसे में ये जो टूल है, लेकिन इससे नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर भी हो सकता है। जैसे FCRA का डेटा कहता है, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, यानी कि जो विदेश से भारत में फंडिंग आती है एनजीओज को, तो यहाँ पर सलाफिस्ट एनजीओज हैव रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम इस्लामिक चैरिटीज फ्रॉम मिडिल ईस्ट। एनडीटीवी ने विजिट किया कुछ मदरसास को यूपी में, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 13th सेंचुरी प्रीचर हुए हैं ये तमैया, तो ये मतलब ऑथर हुए हैं एक तरह का फतवा मर्दिन फतवा एक्चुअली है क्या? मर्दिन एक जगह होती थी टर्की में, तो वहाँ पर जो ये प्रीचर थे, इनका मानना था कि जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो इस्लाम के कोर आइडियल्स को नहीं फॉलो कर रहे, प्योरिटी को नहीं फॉलो कर रहे। तो मतलब देयर इज इंटरमिक्सिंग विद नॉन बिलीवर्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड दैट नीड्स टू बी शेड अवे, एंड फॉर दैट ही रिलीज दिस फतवा, मर्दिन फतवा, कि यानी कि आपको कोर आइडियल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और जो नॉन बिलीवर्स वाले कल्चरल प्रैक्टिस हैं, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, तो मतलब आपको उसमें बिलीव करना पड़ेगा कि इस्लामिक तौर तरीकों को ही अपनाएं, बाकी को नहीं। तो इनका इस रिपोर्ट का कहना है कि कुछ मदरसों में ये मर्दन फतवा के बारे में बताया जाता है, कुरिकुलम का पार्ट है, जिसका इस्तेमाल जिहादिस्ट ग्रुप भी करते हैं एक तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि मर्दन फतवा उन्होंने इसलिए करा था जिससे कि इस्लामिक जो फॉलोअर्स हैं वो समझ सकें कि इस्लाम के कोर आइडियल्स क्या हैं, और वो बाकी जो बुराइयां हैं, जिसको बुराइयां मानते हैं, वो ना करें। लेकिन जिहादिस्ट ग्रुप जो हैं वो इसका इस्तेमाल तो नेगेटिवली ही करते हैं। वो कहते हैं, वो कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे अल वला वल बरा, ये एक्चुअली इब्न अल वहाब जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, तो उन्होंने इसको कॉइन किया था। इसका मतलब देखिए क्या है, पहले एक पार्ट को देखिए। अल वला का मतलब होता है लॉयल्टी विद मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ लॉयल रहो, और वल बरा एनमिटी अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। और
जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे अलग एनमिटी। तो ये भी कहा जाता है कि ये भी अगेन एक इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब एक्चुअली ये था कि जो नॉन मुस्लिम प्रैक्टिसेस हैं वो तुम्हें नहीं करनी, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हुआ वो ऐसे भी हुआ एनमिटी टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम। अगर एनमिटी दुश्मनी की बात करोगे भाई, वो तो फिर कॉमनलाइजेशन होगा सोसाइटी में, वायलेंस होगी। नाउ इश्यूज विद इंडियन डायस्पोरा। अब इंडियन डायस्पोरा में ना 70% तो ऐसे हैं जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड कैटेगरी में है, 30% ऐसे हैं जो स्किल्ड कैटेगरी में है। तो ऐसे में ये काफिला सिस्टम सऊदी में फॉलो होता है। अभी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई थी जिसमें इस कफला सिस्टम के बारे में जिक्र किया गया था। अब आप कहेंगे भाई इससे इशू क्या है? इशू ये है कि कफला सिस्टम के हिसाब से जब कोई वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर वहाँ पर आता है तो दैट वर्कर नीड्स अ स्पॉन्सर, उसको हम कफला कह रहे हैं। तो स्पॉन्सर से ही आप यहाँ पर आएंगे तभी आपको परमिट मिलेगा, तब वो आपका रेजिडेंशियल परमिट भी है और वो आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट भी है। और अगर आपको कहीं और जॉब करनी है या आपको जाना है तो ऐसे में जो कफला है, जो आपका स्पॉन्सर है, आपको उसकी परमिशन लेनी होगी। आपको नहीं लगता इस सिस्टम का फिर मिसयूज़ भी होता होगा? एग्जैक्टली मिसयूज़ भी होता है। मतलब एक तरीके से आपने तो मतलब पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहीं आप उनकी मर्जी से शिफ्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो मतलब इट इज़ यू कैन से लिमिटिंग नहीं, मतलब डिह्यूमनाइज कर देता है। कितने सारे केसेस ऐसे मिले। आप कहेंगे अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि जब मैंने आपको बताया कि इंडिया का प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट में होता है कि आपके सिटीजन्स का इंटरेस्ट अगर दूसरे देश में उनके किसी लॉ, उनकी किसी पॉलिसी से हैम्पर हो रहा है तो भाई साहब इंडिया शुड टेक द स्टैंड, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, पाकिस्तान और ईरान, इनके बीच में रिसेंटली बॉर्डर को लेकर हुआ था इशू। तो ईरान और पाकिस्तान में वैसा कोलैबोरेशन नहीं दिख रहा है कि जैसा कोलैबोरेशन हमने 1965 के दौरान देखा था। ईरान इस बात को समझता है कि इंडिया इज़ ऑल्सो अ रिलायबल पार्टनर, ब्रिक्स में भी हम इसके साथ हैं, लेकिन हमें यूएस को भी मैनेज करके चलना है। यानी कि हम ईरान के साथ फुल फ्लेज वे में साथ नहीं हो सकते, क्योंकि यूएस हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है टू मैनेज आर, समझ गए ना, चाइना। मतलब जो चाइना के चैलेंजेस हमारे लिए, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूएसए को भी हमें मैनेज करना है। तो इस जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में अभी ऐसा लगता है कि सऊदी भले इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, लेकिन जैसे सऊदी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेगा तो उस डाइवर्सिफिकेशन में सऊदी विल बी मोर ओपन टू कोलैबोरेट विद अदर इकोनॉमीज। और इस रीजन का एक बड़ा प्लेयर इंडिया है और वो तेजी से उभर भी रहा है। तो ठीक है, देयर आर सर्टेन डाइवर्जेंसेस, बट कंसिडरिंग some liberal elements coming in Saudi, it's a good opportunity for India to collaborate। और जो आईमेक वाली बात है, आईमेक पर यूएसए विल गो एज असर्टिव एज पॉसिबल। ट्रंप इज देयर, तो ट्रंप का खुद ही ये कहना है कि इजराइल और अरब में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए सिचुएशन का। अब्राहम अकॉर्ड के एफर्ट भी ट्रंप के दौरान आए थे, तो शायद अब वो एफर्ट्स और ज़्यादा आएंगे। तो ट्रंप चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट और इंडिया के बीच में अपॉर्चुनिटी वाला ही रिलेशनशिप बना रहे। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपका क्या अपना ओपिनियन है। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एंड चैलेंजेस इन मिडिल ईस्ट रिलेशंस, इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशंस। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।